हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे आप लोग हर दिन एक डिजीज के बारे में जानते हो, इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हो और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हो। तो उसी बेस पे आज का जो ये टॉपिक होने वाला है, जो रहने वाला है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? बहुत से लोगों के अंदर माइंड में एक सवाल होता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, या कभी भी अगर आप लेडीज अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो गायनिक के डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहाँ पे गायनिक डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी जिस पानी के अंदर है वो पानी कम हो गया है या वो पानी ज्यादा हो गया है। या कभी ऐसा होता होगा, सुनने को भी आपने सुना होगा कि जो वाटर ब्रेक है वो एट टर्म, जब प्रेगनेंसी एट टर्म तक पहुंचती है, एट टर्म कंडीशन तक पहुंचती है, तो सुना होगा कि वाटर ब्रेक हो गया है या वाटर का लीकिंग हो रहा है। एट टर्म वजाइना से वाटर का लीकिंग हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये वाटर क्या है, यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं आपके बेबी का जो साइज है, आपका बेबी जहाँ रह रहा है उसके सराउंडिंग जो वाटर है, जो पानी है, वो कम हो गया या ज्यादा हो गया है। तो आमतौर पे तो इसे हम यही जानते हैं, पर एक एक्चुअल तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम एज अ साइंस देखें कि ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है और क्या होता है वो पानी, तो कितना वो बेनिफिशियल होता है वो बेबी के लिए, तो ये सारी चीजें जो है वो इन डिटेल्स हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लेडीज हैं और आप अगर प्रेग्नेंट हैं, या अगर आप जेंट्स भी हैं, मेल भी हैं जो ये इस वक्त वीडियो देख रहा है, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खासकर अगर वो लेडीज है और प्रेग्नेंट है तब तो उसके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। डेली की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? वो एक क्लियर लिक्विड, यानी कि क्लियर लिक्विड मीन्स कि वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ भी कलर नहीं है। बट एट टर्म अगर देखा जाए तो ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, एट टर्म मतलब स्टार्टिंग में एमनियोटिक फ्लूइड का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, क्लियर कलर होता है। पर अगर वो एट टर्म जाएगी, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी स्टार्टिंग से लेके अगर अपने प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज, जब बेबी डिलीवर होना होता है, तब तक बात करें तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो पेल येलो हो जाता है। इसका फंक्शन जान लेते हैं। अभी तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन डिटेल से। तो फंक्शन ये होता है कि जो भी बेबी के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वो बेबी को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर कोई एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल इंजरी है तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है बेबी को। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भी ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके 14 डेज पे थोड़े थोड़े अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होने लगता है। स्टिल इसका फॉर्मेशन होना अननोन है, बट एज अ रिसर्च, एज अ थ्योरी ये बताया जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी के यूरिन से, यानी फीटल यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और 12 वीक पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो इसका अमाउंट है वो इंक्रीज होने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड का, क्योंकि 12 वीक के बाद, 12 वीक पे बेबी का यानी फीटस का किडनी जो है वो मैच्योर हो जाता है, एक तरीके से किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है और किडनी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है। तो जब किडनी फंक्शन स्टार्ट कर देती है तो उसके फंक्शन स्टार्ट होने से उसका जो यूरिन स्क्रीट आउट होता है इंट्रायूट्राइन स्टेज के अंदर, तो उसी से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम अमाउंट की बात करें तो जो भी स्टेजेस होते हैं प्रेगनेंसी के, जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें क्या अमाउंट होता है नॉर्मल वीक के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रेगनेंसी स्टेज के अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड का क्या अमाउंट होता है, ये मैं बताती हूँ। तो जब भी 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है किसी भी लेडीज के अंदर, तो 50 ml उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है वो 50 ml होता है। 12 वीक पे 50 ml होता है। ठीक है, और अगर 20 वीक की बात करें, अगर कोई भी लेडीज है वो उसकी जो अपनी प्रेगनेंसी का स्टेज है, प्रेगनेंसी वीक है, अगर वो 20 वीक की है तो 400 ml उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी बॉडी में। ये नॉर्मल एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। एंड 36 वीक की बात करें तो 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और अगर हम एट टर्म की बात करें, लाइक 38 टू 40 वीक की बात करें, तो इसमें और डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड ही रहता है। और अगर पोस्ट टर्म की बात करें तो पोस्ट टर्म का मतलब होता है कि अपने जो 38 से 42 तक, 42 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी का स्टेज होता है, जेस्टेशनल एज होता है,
वो क्या होता है, कुछ लेडीज में अगर इससे ज्यादा वो वीक्स क्रॉस कर जाता है तो उससे बोलते हैं पोस्ट टर्म। तो अगर कोई भी पोस्ट टर्म बेबी है या पोस्ट टर्म डिलीवरी होने वाली होती है तो वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, फिर वो लेस देन 200 ml ही बचता है। कभी भी अगर जैसे कोई भी लेडीज है या जो अभी वीडियो वॉच कर रहा है, अगर आप कभी भी हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर आपसे बोलता है कि, या आपके रिपोर्ट्स में, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स में ऐसा लिखते हैं डॉक्टर कि ओलिगोहाइड्रोमिनियास है या पॉलीहाइड्रोमिनियास है, तो इसका मतलब आप कैसे समझोगे कि ये क्या होता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में ओलिगोहाइड्रोमियास ऐसी कोई टर्म लिखी है तो इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया है, यानी लेस देन 200 ml। अगर लेस देन 200 ml तक ये कम होता है, एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज होता है, तो उसे टर्म देते हैं ओलिगोहाइड्रोमियास। ठीक है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में पॉलीहाइड्रोमियास लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का होना ये बेबी के लिए और मदर के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो एमनियोसेंटेसिस एक वर्ड होता है, एक टेस्ट होता है। जब भी कभी ऐसा लेडीज अगर प्रेग्नेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि उसका स्टार्टिंग से 3 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, एंड 3 मंथ टू 6 मंथ जो होता है उसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और 6 मंथ से 9 मंथ तक एट टर्म तक जो कंडीशन होती है, जेस्टेशनल एज होती है, उसे हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक वर्ड होता है जो कि एक तरीके की जांच है। ये एमनियोसेंटेसिस करते हैं 12 टू 15 वीक के अंडर, यानी कि 12 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह तक के बीच में, जब जो भी जेस्टेशनल एज होता है लेडीज का, उसके बीच में एक जांच की जाती है एमनियोसेंटेसिस। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का ही एक तरीके का जांच होता है। जैसे कि जब भी बेबी को ये देखना रहे, फाइंड आउट करना रहे कि बेबी जो है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है, बेबी के अदर्स जो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से सारी चीजें होती हैं, तो जब भी अगर उसका टेस्ट परफॉर्म करना होता है, डॉक्टर को जांच करनी होती है, या कभी ऐसा डाउट लग रहा होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एनॉमली स्कैन के थ्रू, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस करने के लिए बोलते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा रोल जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड का होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरीके से ये बच्चे की जांच में हेल्प करता है। ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, 12 टू 15 वीक के बीच में अ, बाहरी एक निडल के थ्रू स्टमक में सेफ स्पेस देख के वो एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं निडल के थ्रू और उसकी जांच करते हैं। अगर बेबी में कोई भी एबनॉर्मलिटीज है, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी है या उसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो जो भी चीजें हैं वो उस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट मिलेंगी, एंड उसके थ्रू पता होता है कि बेबी में क्या एबनॉर्मलिटीज है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस रोल रखता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो इसलिए रखता है कि ये बेबी की जांच के लिए बहुत हेल्प करता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और एक होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से कैसे एग्जामिन किया जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देख के भी ये एग्जामिन किया जाता है कि बेबी के अंदर किस चीज की प्रॉब्लम है, बेबी इस वक्त अपने नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल कंडीशन में है। तो जैसे कि जब भी एमनियोटिक फ्लूइड की जांच की जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड को एक पेपर पे रखते हैं, पेपर पे लेते हैं, उसके कलर से हम फाइंड आउट करते हैं। कभी भी अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कलर मिलता है तो इसका मतलब है कि बेबी ने म्यूकोनियम पास किया है, यानी बेबी ऐसे किसी स्ट्रेस में था या उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर था, लाइक बाहर से कोई प्रेशर था या कुछ भी कह लो, या अंदर उसके यूट्रस में ऐसा प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से बेबी क्या होता है, म्यूकोनियम पास करता है। म्यूकोनियम का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम बेबी जो स्टूल पास करता है, फर्स्ट टाइम जो वेस्ट उसका मटेरियल है उसकी बॉडी के अंदर से जो कि पास आउट हो जाता है, तो उसे हम टर्म देते हैं न्यू बोर्न बेबी के अंदर म्यूकोनियम। तो बेबी कभी कभी इंट्रायूट्राइन स्टेज में ही म्यूकोनियम पास कर देता है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीनिश कलर हो जाता है। तो अगर जब भी डॉक्टर को ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड दिखता है तो डॉक्टर ये समझते हैं कि बेबी ने म्यूकोनियम पास कर दिया है, और तुरंत ही इमिडिएटली उसकी सर्जरी करके या इंड्यूस करके बेबी को डिलीवर किया जाता है। इंड्यूस करने का तो फिर भी रिस्क नहीं लेते हैं, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो इंड्यूस करने का भी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि बेबी ने म्यूकोनियम पास कर दिया, और अगर वो म्यूकोनियम एस्पिरेट कर लेता है, यानी कि जो उसने स्टूल पास किया वो उसके आसपास के जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें अच्छे से वो घुल जाएगा। और अगर बेबी उसे एस्पिरेट कर लिया, क्योंकि नॉर्मल क्या करता है, बेबी उसे एस्पिरेट करता है, वो उसे एक तरीके से निगलता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता है, देन वो यूरिन के रूप में पास करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस चल रहा होता है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता है और यूरिन, उसका किडनी वर्क करती है यूरिन बना के
बॉडी से बाहर निकालती है। तो इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो कभी अगर बेबी ने म्यूकोनियम पास कर दिया और वो म्यूकोनियम एक तरीके से जो गंदा हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड जो क्लियर लिक्विड था अब वो गंदा हो गया और बेबी ने उसे एस्पिरेट कर लिया, बेबी ने पी लिया, तो वो क्या करेगा, उसको एक तरीके से जहर का काम करेगा, मतलब बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेते, अगर ग्रीनिश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखता है तो डॉक्टर तुरंत सर्जरी परफॉर्म करके बेबी को डिलीवर करते हैं और इसमें बेबी सेफ रहता है, बेबी नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि अगर ग्रीनिश कलर है तो मतलब बेबी ने म्यूकोनियम पास किया है। तो इसके लिए भी आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है आपकी बॉडी में ये अच्छा रोल प्ले करता है। एंड सेकंड कलर होता है वो होता है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड दिखता है, अगर कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड की जांच होती है और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो गोल्डन कलर का शो होता है, तो इसका मतलब होता है कि बेबी के अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में, हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में RH फैक्टर्स होते हैं। किसी की बॉडी में RH नेगेटिव फैक्टर्स पाए जाते हैं, किसी की बॉडी में RH पॉजिटिव फैक्टर्स पाए जाते हैं। अगर कोई मदर है जो कि A नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है एंड फादर जो है उसका वो B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो कभी भी अगर नेगेटिव RH फैक्टर मदर का नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, और अगर ऐसा कोई कंडीशन हुआ कि बेबी का क्या है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और मदर का क्या है RH निगेटिव है, तो अगर वो उसके 9 मंथ उसके स्टमक इंट्रायूट्राइन के, अगर वो 9 मंथ इंट्रायूट्राइन स्टेज में है, तो वहां पे तो क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो मदर का ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बट जब वो बेबी डिलीवर करेगा तो उसके में RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी जो आरबीसी है वो आपस में गुच्छे बनाने लग जाती हैं और गुच्छे बनाने की वजह से बॉडी के अंदर सर्कुलेशन रुक जाता है और बेबी डेथ कर जाता है। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की अगर जांच एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हो जाती है और पता चल जाता है कि बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो गोल्डन कलर का है, मतलब रिस्क है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, तो वो उसी इंट्रायूटेराइन स्टेज में ही कुछ ऐसे मेडिसिन होता है जो मदर को देके और बेबी को देके पॉसिबिलिटी होती है कि उसका जो RH फैक्टर से आगे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं उसको कम किया जाए और बेबी को सेव लाइफ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये RH इनकम्पेटिबिलिटी की भी जांच करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और फ्रेंड्स कभी ऐसा होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो दिखाई देता है, मतलब कि येलो है पर उसमें लाइट कुछ ग्रीन कलर भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पोस्ट टर्म जा चुका है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कभी अपने पूरे जेस्टेशनल एज में कभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया एंड उन्होंने अपना ईडीडी का भी नहीं पता है कि ईडीडी क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, और ना ही वो कभी डॉक्टर के पास गई हैं अपने जो भी उनका जेस्टेशनल एज है उसकी नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी कभी नहीं गई है। ऐसी कोई फीमेल है वो इन चीज़ों में अवेयर नहीं है, बट उसकी डिलीवरी क्या है, एक टाइम पे होनी है पर वो डिलीवरी नहीं हो रही है। तो फिर भी अगर वो ऐसा होता है, उसे लगता है कि अब मुझे अब जो है वो डिलीवरी हो जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं हुई, और अगर वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कुछ नहीं जान पाते हैं कि इसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, LMP क्या था एंड उसका ईडीडी क्या रहने वाला है, जो भी है, अगर उनको डाउट होता है तो वो एक बार एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करते हैं। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करेंगे और उनको अगर ग्रीनिश येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखता है तो वो क्या शो करता है, उनका पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि बेबी जो है वो अपने फुल टर्म से भी ज्यादा जा चुका है, पोस्ट टर्म में जा चुका है। और एक कलर होता है डार्क टोबैको कलर। तो ये डार्क टोबैको कलर क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है एमनियोटिक फ्लूइड में कि बेबी को क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ये डार्क टोबैको कलर जो होता है वो इंट्रायूट्राइन डेथ यानी IUD को शो करता है, यानी बेबी इंट्रायूट्राइन स्टेज के अंदर ही यूट्रस के अंदर ही बेबी डेथ कर चुका होता है, तो इसलिए जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो डार्क टोबैको कलर हो जाता है। एंड एक कलर और होता है डार्क रेड। अगर डार्क रेड कलर होता है तो वो हेमरेज को शो करता है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जो एक्सटर्नल इंजरी लगी है, कभी मदर को ऐसी एक्सीडेंट हो गया या इंजरी हो गई बाहर से, जिससे कि उसका जो बेबी है वो इंजर्ड हो गया, वो अंदर ही इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या होगा, डार्क रेड कलर से होगा। इसमें क्या होता है, बेबी को इंजर्ड होने का चांस होता है और ये कंडीशन जो है वो हेमरेज को शो करता है। तो फ्रेंड्स ये तो था एमनियोटिक फ्लूइड को लेके कि ये कितना बेनिफिट है, कितने तरीके के जांच में ये हेल्प करता है। और अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बेबी को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो जी हाँ, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो एक तरीके का बेबी के सराउंडिंग पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है, बेबी को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बेबी यूट्रस के अंदर वो मूवमेंट करता है। ठीक है, एंड इसका एमनियोटिक फ्लूइड का सेकंड जो फंक्शन है, उसका जो काम है वो ये है
कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो बेबी को प्रोवाइड करता है। एमनियोटिक फ्लूइड कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड फंक्शन की बात कर ले तो वो होता है बाहरी चोट से बचाता है। जैसे जो बेबी जो है वो वाटर है, फिर बेबी है, तो कुछ भी अगर बाहर से कोई भी प्रेशर आता है, कोई भी चोट आती है जो कि बाहरी चोट लगती है मदर के यूट्रस के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो वाटर जो है बेबी को सेफ रखने के लिए एक तरीके से वो प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये सारे थे हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस के बारे में। और मैंने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताया। एक चीज मैं अब लास्ट में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि जब भी आप कभी भी कोई भी लेडीज अगर अल्ट्रासाउंड करवा के आती है, तो उसके अल्ट्रासाउंड में अंदर एक चीज लिखी होती है, AFI। तो वो AFI क्या होता है? दरअसल वो AFI जो है उसका फुल फॉर्म होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जब भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर आपका बताते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड में AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, अगर इतने वाटर, इतने ml वाटर होना चाहिए, इतने ml एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए, वो कम है तो वो लिखते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियास या पॉलीहाइड्रोमनियास। तो इसलिए हमारे जो अल्ट्रासाउंड में और भी सारी चीजें लिख के आती हैं उसमें AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था एमनियोटिक फ्लूइड को लेके थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, फिर किसी डिजीज या किसी इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो बाय फ्रेंड्स, अभी के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।